Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 20th of May 2021, Thursday. Inspiration of the day is believe in yourself and anything is possible. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 4. Consider second loan recast PSBs tell RBI. अगर आपको याद हो तो पिछली बार जब कोविड-19 की फर्स्ट वेव आई थी लास्ट ईयर में, तो उस समय आरबीआई ने जितने भी लोन्स थे जो कि बेसिकली एनपीए हो रहे थे बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, तो उस समय आरबीआई ने कमर्शियल बैंक्स को डायरेक्शंस दिए थे कि ऐसे लोन्स जो कि होली एंड सोली बिकॉज ऑफ कोविड-19 डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, उनकी रीकास्टिंग कर दी जाए, उनको रीस्ट्रक्चर कर दिया जाए, बेसिकली उनको एनपीए की कैटेगरी में ना कैटेगराइज किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेस लोन थे जो कि पहले तो वायबल थे या ऐसे असेट्स से बैंक के, ऐसे लोन आर द असेट्स फॉर बैंक. वी ऑल हैव डिस्कस नंबर ऑफ टाइम दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. तो बहुत सारे ऐसे लोन से बैंक के जो कोविड-19 से पहले दे वर वायबल, दे वर जनरेटिंग द प्रॉफिट, बट बिकॉज ऑफ द कोविड-19 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर लोन डिफ़ॉल्ट होने लगे. तो इसीलिए इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए आरबीआई ने लास्ट ईयर कमर्शियल बैंक्स को डायरेक्शंस दिए थे कि ऐसे पर्टिकुलर लोन जो कि कोविड-19 की वजह से ही इम्पैक्ट हुए हैं, उनकी रिकास्टिंग करी जाए, उनको रीस्ट्रक्चर किया जाए एंड टू कीप द स्टेटस ऑफ अकाउंट्स इंटैक्ट. उससे क्या होगा, जो बैंक्स हैं उनकी भी जो बुक है, फाइनेंशियल बुक है, दैट विल लुक गुड. अपार्ट फ्रॉम इट, जो इंडियन इकॉनमी है उसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को भी सपोर्ट मिलेगा. बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर लोन डिफ़ॉल्ट की वजह से कई बार रिजोल्यूशन की प्रोसेस में चले जाते हैं, आईबीसी की जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है उसमें, लेकिन अगर उनके लोन को डिफ़ॉल्ट या एनपीए की कैटेगरी में नहीं कैटेगराइज किया जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन विल गेट मोर टाइम टू रीपे देयर लोन. तो फर्स्ट कोविड-19 वेव में आरबीआई ने ये डायरेक्शंस दिए थे, ये स्टेप लिए थे इन ऑर्डर टू सपोर्ट द इंडियन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज टू कीप द स्टेटस ऑफ अकाउंट्स इंटैक्ट. अब उसी पैटर्न में कोविड-19 की सेकेंड वेव में भी इकोनॉमी इम्पैक्ट हो रही है. हालांकि उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, बट लोकलाइज लॉकडाउन की वजह से, स्टेट वाइज लॉकडाउन की वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, रिवर्स माइग्रेशन, डिमांड अनसर्टेनिटी, ये सारे इम्पैक्ट इकोनॉमी में देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं. स्पेशली अगर हम बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, स्मॉल स्केल मीडियम इंटरप्राइजेस हो गए, जो कि इस बार सेकेंड वेव में, कोविड-19 की सेकेंड वेव में वर्स्ट अफेक्टेड हुए हैं. तो इस सिचुएशन को देखते हुए, इस ग्रिम सिचुएशन को देखते हुए पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने दोबारा से आरबीआई के सामने एक प्रपोजल रखा है दैट आरबीआई शुड अलाउ अ सेकेंड रिकास्ट ऑफ द लोन्स दैट वर रीस्ट्रक्चर्ड द लास्ट ईयर. तो लास्ट ईयर ऐसे लोन जो कि कोविड-19 की वजह से रीस्ट्रक्चर्ड किए गए थे, रिकास्टिंग करी गई थी, उनकी सेकेंड रिकास्टिंग या सेकेंड रिकास्ट्रक्चरिंग भी अलाउ करी जाए. वाई? बिकॉज द सिचुएशन इज ग्रिम, मोर स्पेसिफिकली फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस. और अगर हाउस होल्ड्स की बात करें तो हाउस होल्ड्स का भी इस समय फाइनेंशियल जो सिनेरियो है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, दैट इज़ नॉट वेरी वायबल, दैट इज़ नॉट वेरी गुड. हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि मैक्सिमम हाउस होल्ड में कोविड के पेशेंट्स हैं और कोविड के ट्रीटमेंट के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए जो हाउस होल्ड की सेविंग्स है, स्पेशली मीडियम क्लास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए, उनकी सेविंग्स डाउन हो रही है. इवन कुछ जो हाउस होल्ड्स हैं वो तो डेट की सिचुएशन में आ गए, और उसी को सपोर्ट करने के लिए आरबीआई ने 50,000 करोड़ की विंडो भी ओपन करके रखी है लोन के लिए. तो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने आरबीआई को सेकेंड रिकास्टिंग के लिए प्रपोजल सबमिट किया है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का यह कहना है कि मैनी ऑफ दोज हु हैव अवेल्ड द रीस्ट्रक्चरिंग ऑप्शंस अर्लियर डू नॉट सी वेरी हेल्दी प्रॉस्पेक्ट इवन for this financial year also due to COVID-19 second wave. And in this backdrop, the top management of the few chief executive has flagged the concern and raised this point of second recasting. इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जिस पर डिस्कस हुआ वो ये था कि जो प्रोविजनिंग करी जाएगी, जो कमर्शियल बैंक्स पीएसबीज प्रोविजनिंग करेंगे अगर ये लोन सेकेंड लोन रिकास्ट करने वाला रीस्ट्रक्चरिंग की जो प्रोसेस है, अगर ये
आरबीआई परमिट कर देता है, तो बैंक्स को डेफिनेटली प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी उनके अपने लोन्स के लिए जो उन्होंने लोन दे रखे हैं, जिनकी वो रिकास्टिंग करने जा रहे हैं। तो उनकी प्रोविजनिंग कितनी होगी और कैसे होगी, हाउ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स विल गो फॉर प्रोविजनिंग, कितनी प्रोविजनिंग करेंगे, अगर 100% लोन है तो उसकी कितनी प्रोविजनिंग होगी और कैसे होगी। द लेंडर्स हैव सॉट अ लोअर लेवल एज प्रोविजन। तो बेसिकली बैंक्स ने जो प्रपोजल दिया है वो क्या है कि लोवेस्ट से लोवेस्ट प्रोविजनिंग करें। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है पता हो प्रोविजनिंग क्या होती है, बहुत सारों को नहीं भी पता हो, तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली प्रोविजनिंग होती क्या है, ये प्रोविजंस होते क्या है। बेसिक इन केस ऑफ बैंक, एक्ट के बारे में बात नहीं कर रही, बैंक के बारे में बता रही हूँ। तो कीपिंग प्रोविजंस और बुकिंग ए प्रोविजन मीन्स दैट द बैंक रिकॉग्नाइजेस अ लॉस ऑन द लोन अहेड ऑफ द टाइम। बैंक्स ने पहले से ही रिकॉग्नाइज कर लिया कि अगर ये मेरा लोन, जो मैं ये लोन दे रहा हूँ ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, अगर ये लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो मुझे कितना लॉस होगा, और उसके लिए पहले ही अपनी फाइनेंशियल बुक में एक पोर्शन डेडिकेट कर दिया, एक अमाउंट असॉर्ट कर दिया कि दिस इज़ द अमाउंट दैट आई केप्ट फॉर सिचुएशन व्हेन माई दिस पर्टिकुलर लोन ऑफ 100 crore get defaults. So bank use their capital to absorb these losses by booking provision. The bank takes a loss and hence reduce its capital by the amount of money that it will not be able to collect from the क्लाइंट। तो बैंक पहले ही डिसाइड करके रख लेते हैं कि इन केस अगर हमें ये पैसा वापस नहीं मिला तो हमारे पास कितना कैपिटल बचेगा और उसमें से कितना, उसके बाद हम कितना लोन या लेंडिंग, हमारी जो प्रोसेस है वो कितना अफेक्ट होगी, हम कितनी लेंडिंग कर पाएंगे। तो पहले से ही रिस्क को कवर कर लेना बेसिकली प्रोविजनिंग करके। एक और टर्म यहाँ पर जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं वो है रिकास्टिंग या रीस्ट्रक्चरिंग। बेसिकली लोन की रिकास्टिंग और रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, तो इसको कहीं कहीं हम मॉर्गेज रिकास्ट भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कहीं कहीं मॉर्गेज रिकास्ट या लोन रिकास्ट दोनों ही अप्रॉक्सीमेटली इंटरचेंजेबली वर्ड यूज़ होते हैं। इट इज़ बेसिकली अ फीचर ऑफ सम टाइप्स ऑफ loans where remaining installments were recalculated on the basis of new amortization schedule. So based on new amortization schedule, actually bank recalculate the monthly payments, recalculate the monthly installments on few types of mortgages and few types of loan. And during a loan recast, the borrowers pays a large sum towards their principal and their mortgage is then recalculated based on the new lower balance outstanding. तो इससे क्या होता है, जो बोरोवर्स होते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाता है। अगर किसी ने 100 रुपये का लोन लिया है, टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, 100 रुपये का लोन लिया और उसने 50 रुपये का जो लोन है वो पे कर चुका है डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में, मंथली इंस्टॉलमेंट में, उसका 50 रुपये का लोन ड्यू है और उसी ड्यूरेशन में कोविड-19 की सिचुएशन आ गई एंड बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 सिचुएशन उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल या बोरोवर का जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ एंड ही और शी इज़ नॉट एबल टू पे दैट 50 रुपीज़ रिमेनिंग। जो 50 रुपये बचा हुआ है वो नहीं पे कर पा रहा है कोविड-19 की वजह से, और उस पर्टिकुलर 50 रुपये को पे करने के लिए उसके पास 2 साल का टाइम है, क्योंकि इसको 4 साल का टाइम मिला था कि 4 साल में अपना 100 रुपये का लोन पे कर दे। तो पिछले 2 साल में उसने 50 रुपये तक का लोन पे कर दिया, 50 रुपये का लोन अभी भी बचा हुआ है, उसके पास 2 साल का टाइम है। तो बैंक्स क्या करेंगे, बहुत सिंपल फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ, बैंक्स क्या करेंगे, ये जो 50 रुपये का लोन बचा है 2 साल में पे करना है, इसकी रिकास्टिंग, इसको रीस्ट्रक्चर कर देंगे। दे विल गिव द बोरोवर को कहेंगे ठीक है आप 2 साल में नहीं, आप 4 साल में इसको पे कर दीजिए, बट इन दैट केस यू हैव टू पे लिटिल एक्स्ट्रा। तो जो बोरोवर्स होंगे उनको कोविड-19 की सिचुएशन, उनको पता है कि उनका बिजनेस रन नहीं करेगा और मे बी कोविड-19 जैसे ख़त्म होगा उनका बिजनेस वापस से वायबल हो जाएगा एंड दे विल स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट। तो होता क्या है कि जो बोरोवर्स होते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम को ऑप्ट कर लेते हैं कि ठीक है हम 4 साल में 50 रुपये पे करेंगे, 50 रुपये पे ना करके हम 60 रुपये पे कर देंगे, बट हमें 2 साल एक्स्ट्रा दे दीजिए। तो इट इज़ वन ऑप्शन। इसी तरह की बहुत तरह के रिकास्टिंग या रिस्ट्रक्चरिंग लोन्स की होती है। बेसिकली इससे क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मोर स्पेसिफिकली स्मॉल स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोविड के पहले देवर वाइबल, देवर अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट और वो अपना लोन जो था वो रीपे कर पा रहा था। कोविड-19 की सिचुएशन में जो इकोनॉमी में स्लो डाउन आया उसकी वजह से स्मॉल स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो हैं, दे हैव द लिमिटेड फंड, उनको लॉस हुआ, डिमांड नहीं है उनके प्रोडक्ट की और उनके पास इतना सफिशिएंट कैश इनफ्लो नहीं है कि वो अपना बिजनेस रन कर सके। इवन
इवन वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को भी मीट आउट करने के लिए उन्हें लोन लेना पड़ रहा है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो बैंकिंग है, बैंक सेक्टर्स हैं, बैंक्स हैं, वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे मीडियम और स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, जो आपका 50 रुपये का लोन है, आपकी जो लाइबिलिटी है उसको हम 4 साल तक और बढ़ा देते हैं, आप हमें 50 की जगह 60 रुपीज़ पे कर दीजिएगा। तो ये सब म्यूचुअल रिलेशनशिप जिसमें बोरोवर्स और लेंडर्स दोनों को ही फ़ायदा हो रहा है। तो अब यहाँ प्रोविजनिंग की बात हो रही है, तो इस तरह की लोन रिकास्टिंग और रिस्ट्रक्चरिंग की सिचुएशन दोनों बोरोवर्स और लेंडर्स दोनों के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो प्रोविजनिंग की जो बात हो रही है उसमें यही प्रोविजन की बात डिसाइड की कि कितना परसेंट, अगर लोन 100 रुपये का है तो 10%, 20%, 30% कितना प्रोविजनिंग करी जाए लोन के लिए, कि अगर फ्यूचर में वो लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो बैंक्स जो हैं वो उस लॉस को एब्जॉर्व कर सकें। तो ये जितने भी सजेशंस हैं इनको कंपाइल करके कोलेट करके बेसिकली इंडियन बैंक एसोसिएशन ने आरबीआई को फॉरवर्ड किया है। एंड एज पर द सोर्सेज, आरबीआई गवर्नर एक्नॉलेज द रोल ऑफ public sector banks that they are playing in extending banking facilities including credits to individual and business organization while tackling the challenges brought on by the pandemic। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे आरबीआई के गवर्नर उन्होंने भी कहा कि जो आरबीआई ने रिसेंटली अनाउंस किया कोविड रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 उसको बैंक को क्विकली इंप्लीमेंट करना चाहिए, और जो उनके सजेशन है दैट विल बी कंसीडर्ड, but till then bank should continue to focus on the step to enhance the resilience of their balance sheet। तो इस कुछ पॉइंट्स में डिस्कशन हुआ, फोकस में यही पॉइंट है क्रेडिट फ्लो को लेकर के, मोर स्पेसिफिकली स्मॉल और मीडियम साइज़ के जो बोरोवर्स हैं उनके लिए। और जो कोविड रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 था उसकी रिव्यू हुई कि उसमें क्या ऐसे और चीज़ें करी जा सकती थी, उसका इम्पैक्ट क्या रहा, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को लेकर के डिस्कशन। तो दीज ऑल वर द फ्यू पॉइंट्स दैट वर ऑन focus during deliberations between PSBs and RBI's governor। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 5। फिस्कल डेफिसिट मे बी 9% इन फाइनेंशियल ईयर 21। इस महीने के लास्ट तक बेसिकली फिस्कल डेफिसिट फाइनेंशियल ईयर 21 को लेकर के फिस्कल डेफिसिट का डेटा रिलीज़ हो जाएगा। बट अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट रहा है फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए, वो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि अराउंड 9% आएगा, 9% ऑफ जीडीपी, कंपेयर टू द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 9.5% जो कि एक्चुअली रिवाइज किया गया था इन बिटवीन बिकॉज ऑफ कोविड-19 सिचुएशन। तो 9.5 का जो रिविजन था उसके कंपैरिजन में जो एक्चुअल फिजिकल डेफिसिट आने वाला है फाइनेंशियल ईयर 21 का वो 9% के आसपास ही रहेगा। और अगर इस पर्टिकुलर करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करी जाए तो करंट फाइनेंशियल ईयर में भी ये एंटिसिपेशन है दैट दिस गैप कुड बी even higher than the budgeted 6.8%। तो इस पर 6.8% का फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट रखा गया है उससे ज़्यादा ही फिजिकल डेफिसिट इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोविड-19 की सेकेंड वेव में दोनों का ही एक्सपेंडिचर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ किया है। ऑन द अदर हैंड जीडीपी जो है वो आगे भी श्रिंक करेगी और अभी भी श्रिंक हो रही है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सेकेंड वेव। तो लोकलाइज लॉकडाउन की वजह से जीडीपी तो श्रिंक कंटिन्यू करती रहेगी, और जो टारगेट रखा गया कि इस बार का जो फिजिकल डेफिसिट है 6.8% का होगा, उससे भी शायद ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट देखने को मिले फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। हालांकि अगर पिछले साल की बात करी जाए फाइनेंशियल ईयर 21 की, तो अगर हम देखें गवर्नमेंट के रिवेन्यू कलेक्शन में, तो जो गवर्नमेंट का रिवेन्यू कलेक्शन है वो रिवाइज एस्टीमेट से भी ज़्यादा आया है। मतलब गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू तो आया है, जो बजटेड एस्टीमेट्स था, रिवाइज एस्टीमेट्स था, उससे ज़्यादा है, लेकिन उसके प्रोपोर्शन में एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ा है फाइनेंशियल ईयर 21 में, एंड दैट ऑल बिकॉज ऑफ द कोविड-19, और जिसकी वजह से ही ये फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, इंडिकेटिंग द फिजिकल डेफिसिट इज़ लाइकली टू बी लोअर देन द रिवाइज्ड एस्टीमेट्स। हालांकि रिवाइज एस्टीमेट जो फिजिकल डेफिसिट को लेकर किए गए थे कि 9.5% के ऊपर तक आएगा फिजिकल डेफिसिट, उससे कम रहने के ही चांसेस हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट में एक टारगेट रखा गया था कि इंडियन इकोनॉमी का जो फिजिकल डेफिसिट है, गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3% से कम पर लाया जाएगा। और कहाँ 3% का टारगेट और कहाँ 9%, 9.5% का टारगेट सेट किया गया, दैट ऑल बिकॉज ऑफ कोविड-19। हालांकि
रिवेन्यू बढ़ ही रहा है, रिवेन्यू कलेक्शन बढ़ रहा है, फाइनेंशियल ईयर 21 में भी देखने को मिला था, बट रिवेन्यू के कंपैरिजन में एक्सपेंडिचर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है एंड दिस वाज एविडेंट इन द February number which worked out to be 76% out of the revised estimate as per the data released by Controller Journal of Accounts, जो कि मार्च तक का डेटा मई एंड में पब्लिश होने की बात हो रही, बट ऑल दीज आर द स्पेकुलेशन। जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है वो कि अप्रॉक्सीमेटली 9% तक फिजिकल डेफिसिट रहा इस फाइनेंशियल ईयर का। एंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 सेंटर ने जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है 6.8% का, उसको 4.5% तक रिड्यूस करने की बात करी है फाइनेंशियल ईयर 26 तक। तो इस बार जो टारगेट है वो 6.8 और जो आगे के टारगेट रखे गए हैं 26 तक, फाइनेंशियल ईयर 26 तक, उसमें कहा गया है कि 4.5% तक फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस किया जाएगा। हालांकि इकोनॉमिस्ट का इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि जो ये 6.8% का टारगेट रखा गया है इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में और 4.5% का टारगेट सेट किया गया है और फाइनेंशियल ईयर 26 तक, तो फिजिकल डेफिसिट इतना नहीं रहने वाला। फिजिकल डेफिसिट विल डेफिनेटली इंक्रीज एंड इट विल बी ऑन हायर साइड। क्यों? क्योंकि जीडीपी जो ग्रोथ है वो उतनी स्पीड से नहीं होगी जितनी स्पीड से उसको एंटिसिपेट किया जा रहा है। जीडीपी ग्रोथ विल बी लोअर एज कंपैरिजन टू द एस्टिमेशन। जो गवर्नमेंट एस्टिमेट कर रही है कि उसकी जीडीपी ग्रोथ आगे आने वाले 5 सालों तक इतनी रहेगी, तो उस डिफरेंट इकोनॉमिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू कि जीडीपी ग्रोथ इतनी नहीं होने वाली। अब चूँकि जीडीपी ग्रोथ इतनी नहीं होगी तो डेफिनेटली फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट गवर्नमेंट ने जो सेट किया है 6.8 से लेकर के 4.5% का, वो भी इंक्रीज करेगा। इतना टारगेट गवर्नमेंट अचीव नहीं कर पाएगी। Why? Because the economic conditions today are very much volatile. With the pandemic presenting gloomy side on lockdown becomes very intense. Public के माइंड में, लेबर्स के माइंड में बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी है और this uncertainty will work as a bar for higher economic growth. So there is uncertainty on the farmer which has bearing on the latter definitely. और इसी अनसर्टेनिटी अनस्टेबिलिटी की वजह से जीडीपी में वो ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि अगर गवर्नमेंट चाहे तो जीडीपी ग्रोथ को हायर कर सकता है और डेफिनेटली उसके लिए इकोनॉमिस्ट ने कौन सा जो अगर एक जो मेथड बताया दैट इज़ अ मेजर इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज। अगर गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज लाती है, ना कोविड-19 फर्स्ट जैसा नहीं, आत्मनिर्भर भारत जैसा नहीं, एक सिग्निफिकेंट जिसमें सच में कैश मनी या मनी मार्केट में सप्लाई हो, मेजर इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज लेकर आती है with food relief program. So in that case there are chances कि GDP growth जो है वो जो estimates हैं, जो forecast है, उनके according हो। हालांकि ऐसा अभी रिसेंट टाइम में दिख नहीं रहा है कि गवर्नमेंट कोई ऐसा मेजर इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज लेकर के आ रही है स्पेसिफिकली कोविड-19 सेकेंड वेव के लिए। और स्टेट्स की जीडीपी को भी लेकर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू, उनका कहना है स्टेट्स को भी अभी तक ये एंटिसिपेट करना चाहिए कि लॉकडाउन इज़ अनसर्टेन। हो सकता है कि ये लॉकडाउन जून तक चलाया जाए, क्योंकि अभी भी केसेस कम हुए हैं बट इतने कम नहीं हुए हैं कि लॉकडाउन ओपन कर दिया जाए। तो डेफिनेटली उससे जो स्टेट इकोनॉमीज़ हैं, जो डिफरेंट स्टेट हैं, उनकी भी जो इकोनॉमी है वो अफेक्ट करेगी, उनका भी फिजिकल डेफिसिट का टारगेट अफेक्ट करेगा। एंड दिस इज़ द फिजिकल रोड मैप। दिस डार्क बार इंडिकेट्स द बजटेड एस्टिमेट्स एंड दिस लाइट बार इंडिकेट्स द एक्चुअल फिजिकल डेफिसिट। और जैसा कि हम देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2017 में इक्वल था, 18 में एक्चुअल बढ़ा, 19 में फिर थोड़ा सा कम हुआ, 20 में फिर फिजिकल डेफिसिट जो बजट था, जो टारगेट था, उससे बढ़कर आया। 21 में तो हम देख रहे हैं 3.5% का टारगेट रखा गया था, हालांकि बाद में 9.5% तक रिवाइज किया गया था और एक्चुअल में 9 तक आना है। और इस फाइनेंशियल ईयर के 6.8 का टारगेट रखा गया है। लेट्स सी कितना इस बार का एक्चुअल में रिवाइज्ड या एक्चुअल में जो एक्चुअल फिजिकल डेफिसिट होता है वो कितना होगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 6। रिफाइनर्स गेट रेडी टू बाई ईरान ऑयल। सो ईरान पे यूएस ने सेंक्शन लगाया था और उस सेंक्शन के तहत इंडिया ने ईरान से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया था। और अगर आपको याद हो तो कल भी हमने डिस्कस किया था कि ओएनजीसी एक टेंडर एक ऑयल फील्ड हार गई है ईरान में, और उसका बहुत, मैंने भी कहा था इसके जियोपॉलिटिकल रीजन ज़्यादा हैं और उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न यही था कि ईरान से इंडिया ने इम्पोर्ट बंद कर दिया था। इंडिया ने यूएस के प्रेशर में आकर के
ईरान से इंपोर्ट बंद कर दिया था। और आपको पता होगा, अगर आप थोड़ा सा ईरान से अवेयर हैं, तो यू मस्ट बी नोइंग कि इंडिया का ईरान में बहुत अच्छा ह्यूज इन्वेस्टमेंट है इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ईरान और इंडिया के बीच में एक अच्छा रिलेशन, कॉर्डर रिलेशन था, बट इंडिया यूएस के प्रेशर में आकर इंडिया ने अपना जो इम्पोर्ट था ऑयल का वो ईरान से रिड्यूस कर दिया। ऑन द अदर हैंड चाइना ने उसी ड्यूरेशन में ईरान को टैप करते हुए अपने जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप को मजबूत किया और ईरान से ज़्यादा इंपोर्ट किया। तो हम ये कह सकते हैं कि चाइना जो था वो यूएस के सैंक्शन के प्रेशर में नहीं आया। और उस समय ईरान के जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया कि वो यूएस के प्रेशर में आ गया। और अगर हम क्वांटम की बात करें तो इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 10% जो टोटल इंडिया इंपोर्ट करता है उसका 10% हम ईरान से इंपोर्ट करते थे। तो उस सेंक्शन की वजह से इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हुए थे। बट नाउ इंडियन रिफाइनर्स एंटिसिपेटिंग अ लिफ्टिंग ऑफ यूएस सेंक्शन and they are planning to make space for resumption of Iranian imports by reducing spot crude oil purchase in the second half of the year. तो अब इंडियंस जो कंपनीज हैं दे आर एक्चुअली रेडी टू बाई द इरानियन ऑयल। क्यों? क्योंकि एंटिसिपेट किया जा रहा है कि शायद जो यूएस ने सेंक्शन लगाया था ईरान पर वो सेंक्शन अब अपलिफ्ट कर लिया जाए। द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर एंड इम्पोर्टर halted imports from Tehran in 2019। तो जो यूएस ने सेंक्शन लगाया था 2019 में न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के ईरान के, हालांकि ईरान बार बार कह रहा था कि दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इनटू एनी न्यूक्लियर प्रोग्राम, बट चूँकि डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ विमी पर्सनालिटी तो जनरली अपने अकॉर्डिंग वन वे चलता है, तो उन्होंने इम्पोज कर दिया था सेंक्शन। और उस सेंक्शन के तहत 6 महीने तक बहुत सारे कंट्रीज़ को टाइम भी दिया था जो कि ईरान से इंपोर्ट करते थे कि आप अपने ऑयल इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर लीजिए, यू हैव बीन प्रोवाइडेड 6 मंथ टाइम। उस ड्यूरेशन में इंडिया ने डाइवर्सिफाई नहीं किया। इंडिया ने सोचा कि वो प्रेशर रिलीफ हो जाएगा या अमेरिका, क्योंकि उसके अमेरिका से अच्छे रिलेशन है, अमेरिका अलाउ करेगा, उसे एग्जम्पशन देगा ईरान से इंपोर्ट करने के लिए, बट अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं किया। और फाइनली इंडिया सकम टू द प्रेशर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट एंड हैज़ टू स्टॉप द इंपोर्ट फ्रॉम Iran. But now, after change into the political regime in USA, the President Joe Biden is in talk with the Iran and they are actually in direct talk। और ऐसे chances हैं इस बात के कि अगर कुछ कंडीशंस के साथ ईरान ने अपना न्यूक्लियर एक्टिविटी को रोक दिया तो यूएसए जो है वो सेंक्शन को हटा देगा। और जैसे ही यूएसए सेंक्शन को हटाएगा, Iran to ram up the crude oil export to 1.5 million barrel per day in the fourth quarter when sanctions are lifted। तो इंडिया से वो फिर से अपने बिजनेस को रिज्यूम कर पाएगा। इंडिया यूज्ड टू बी द ईरान सेकेंड बिगेस्ट ऑयल क्लाइंट आफ्टर चाइना। तो सोचिए अगर इंडिया ने बंद किया होगा तो ईरान को कितना नुकसान हुआ होगा उस चीज़ से। और इसी वजह से रिसेंटली जो ONGC ऑयल फीड ढाल गया उसका एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न यही है। बट नाउ anticipating the sanction lifting, all the Indian importers are ready to import the Iranian oil। अब देख लेते हैं some other news clips। Adani arms buy SB Energy in deal worth $3.5 billion। So एक बहुत बड़ी डील हुई है रिन्यूएबल एनर्जी के केस में इंडिया में, जिसमें अदानी ग्रीन एनर्जी ने SB एनर्जी के कुछ पोर्टफोलियो को एक्वायर किया है एट अ इंटरप्राइज वैल्यू ऑफ $3.5 बिलियन। अगर उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 25,000 करोड़ की ये डील हुई है। तो SB एनर्जी बेसिकली ज्वाइंट वेंचर था सॉफ्ट बैंक ग्रुप और भारती इंटरप्राइजेस का, जो कि 2015 में स्टैब्लिश हुआ था। नाउ SB ग्रुप वांट्स टू एग्जिट द इंडिया और SB Energy is not going to participate in any sort of energy project or tender in India, and that is why a major significant portfolio has been acquired by Adani Green Energy। ये आप याद रखेंगे, it's renewable energy। So Adani Group to acquire 100% interest in SB Energy from SoftBank Group, उसका 80% पार्ट था और भारती ग्रुप 20% का था। तो फाइनली now SB Group belongs to or going to belong to Adani Group। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। NCLT asked DHFL lender to vet Vadhavan's bid। So Mumbai bench on National Company Law Tribunal, that is NCLT, on Wednesday asked the administrator of Diwan Housing Finance, that is DHFL, to place the offer of erstwhile promoter Kapil Vadhava before the committee of creditors। तो वाधवन ने जो
DHFL को ख़रीदने के लिए जो डील दी थी, जो प्रपोजल दिया था, उस प्रपोजल को प्रेजेंट करने की बात करी है NCLT में। अगर आपको पता हो तो DHFL के रिजोल्यूशन को लेकर के NCLT में केस चल रहा है, जिसमें NCLT ने डायरेक्ट किया है कि जो वाधवन के साइड से प्रपोजल आया था, जो प्रमोटर हैं कपिल वाधवन, उनके साइड से जो प्रपोजल आया था वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के सामने रखा जाए और उनसे पूछा जाए क्या ये पर्टिकुलर प्रपोजल सही है या वो उसके साथ जाना चाहते हैं। इट सब्सिक्वेंटली आस्क्ड द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स टू कन्वीन इन 10 days एंड कंसीडर द प्रपोजल, वेदर इफ दे वांट दे कैन गो विद द प्रपोजल ऑफ मिस्टर कपिल वाधवन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सेंटर्स हाइक फर्टिलाइजर सब्सिडी बाय 140%। तो कोविड-19 में से जो एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट हुआ है उसको थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेडनेसडे को जो अपना सब्सिडी, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर है सब्सिडी में, उसको इंक्रीज़ कर दिया है 140% तक, यानी 500 रुपये से लेकर के 1200 रुपये तक। जो अभी एक बैग में डाई अमोनिया फॉस्फेट, जिसको हम डैप बोलते हैं, डैप के एक बैग में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 500 रुपये की सब्सिडी देती थी। अब उस सब्सिडी को इंक्रीज़ करके 1200 रुपये कर दिया गया है पर बैग। उससे क्या होगा और क्यों किया है सेंट्रल गवर्नमेंट? बेसिकली अगर आप थोड़ा सा अवेयर हो तो रिसेंटली अप्रैल के मंथ में जो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं उन्होंने फर्टिलाइज़र के प्राइस में हाइक अनाउंस किया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ने इमीडिएटली सब्सिडी बढ़ा दी, और सब्सिडी बढ़ाने से जो प्राइस हाइक हुआ था, जो कंपनीज़ ने प्राइस हाइक अनाउंस किया था अप्रैल के मंथ में फर्टिलाइज़र कंपनीज़ ने, वो प्राइस हाइक जो है वो सब्सिडाइज हो जाएगा। जो कंपनीज अप्रैल में प्राइस हाइक अनाउंस किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के इस पर्टिकुलर 140% सब्सिडी हाइक की वजह से वो प्राइस हाइक नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो जो फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स, उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस कोविड-19 की सिचुएशन में। ऑलरेडी हम सभी को पता है कि जो फार्मर्स हैं वो एजिटेशन की कंडीशन में हैं। तो उस समय गवर्नमेंट का ये डिसीजन कि 140% तक एग्रीकल्चर सब्सिडी को इंक्रीज़ कर दिया जाए, थोड़ा सा सूदन करेगा इस पर्टिकुलर एजिटेशन को। सो द हायर सब्सिडी विल अलाउ द फर्टिलाइजर कंपनी टू सेल द डैप एट द ओल्ड रेट, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 12,000 against the new price that is 1,200 against the new price that is 1,900। तो पहले 1200 का प्राइस था एक बैग का डैप का, जिसको रिसेंटली अप्रैल में जिसकी प्राइसिंग बढ़ा दी गई थी, कॉस्ट बढ़ा दी गई थी, फर्टिलाइजर कंपनीज ने बढ़ा दिया था पैसा कि प्राइस हाइक कर रहे हैं हमारे लिए ये प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है। तो उस 1200 के बैग पर जो सेंटर की सब्सिडी आती थी वो 500 आती थी। अप्रैल में फर्टिलाइज़र कंपनीज ने कहा कि वो 1200 का जो एक बोरी आती है, जो बैग आता है, उसको वो 1900 का देंगे। तो अब उन्होंने जैसे ही प्राइस बढ़ा तो डेफिनेटली जो फार्मर्स हैं उनको तो केवल 500 रुपये की गवर्नमेंट के साइड से सब्सिडी मिली, तो उनके लिए तो ये एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा कोविड-19 की सिचुएशन में, और जबकि वो एजिटेशन में है एक पर्टिकुलर बिल को लेकर के। तो इमीडिएटली गवर्नमेंट ने भी अपनी सब्सिडी बढ़ा दी और वो अब सब्सिडी 1500 से लेकर के 1200 रुपये पर बैग होगी, जिससे कि जो ओल्ड रेट था पर बैग, जो डैप का ओल्ड रेट था, वही मेंटेन रहेगा। और डेफिनेटली गवर्नमेंट पर इसका एडिशनल बर्डन आएगा। गवर्नमेंट पे क्या, पब्लिक एक्सचेकर पे आएगा। गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड एक्स्ट्रा 14,717 करोड़ फॉर दिस करंट फाइनेंशियल ईयर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। व्हाट्सएप शुड विदड्रॉ प्राइवेसी पॉलिसी से गवर्नमेंट। हम सभी को पता है कि व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी ला दी और उसके लिए एक टाइमलाइन डिसाइड है। अगर उस पर्टिकुलर टाइमलाइन तक यूज़र्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो धीरे धीरे फंक्शनैलिटी लिमिट होती चली जाएगी व्हाट्सएप की, और एक टाइम पीरियड के बाद यूज़र्स विल नॉट बी एबल टू यूज़ द व्हाट्सएप। और आज ही नहीं, इस बार की प्राइवेसी पॉलिसी की अगर बात नहीं करें तो पिछली बार जितनी भी बार व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी को रिवाइज करने की कोशिश करी है, मोर स्पेसिफिकली इंडिया में, तो उसको बैक फायर्स झेलने पड़े। अब सेंटर का भी स्टेटमेंट आ गया है दैट जो नई पॉलिसी आई है व्हाट्सएप की, जिसको कंटिन्यू, आपने भी देखा होगा, आपके भी व्हाट्सएप पर आ रहा होगा उसके लिए नोटिफिकेशन, कि उस पर्टिकुलर अपनी नई पॉलिसी को व्हाट्सएप विदड्रॉ करे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप को बोला है दैट दे शुड विदड्रॉ दिस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। तो इंडियन यूज़र के जो प्राइवेसी कंसर्न है उसको देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने डायरेक्ट किया है व्हाट्सएप को कि आप फ़िलहाल के लिए अपने इस प्राइवेसी पॉलिसी को इंडिया से दूर रखें, इंडिया से हटा दें, इंडियन यूज़र्स पर अप्लाई ना करें। और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी इस पर्टिकुलर प्राइवेसी पॉलिसी पर भी आ रही है। और इसी ड्यूरेशन में और इसी पर्टिकुलर कनेक्शन में मिनिस्ट्री ने व्हाट्सएप को लिखा है दैट दिस इज़ एक्चुअली द
sacrosanct value of information privacy, data security, and users' choice of Indian and harm the right and interest of the Indian user, and so that WhatsApp should roll back this particular new privacy policy. Let's see इस पर WhatsApp का क्या role होता है या क्या decision आता है. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook, and Instagram. And if you have any query and suggestion, please write in comment section below. Like, share, and subscribe. Thank you.